नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे और इंडियन ज्योग्राफी में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी भारत के भौतिक प्रदेशों में तटीय भागों की, जिसमें हमने भारत के प्रमुख तटों के साथ साथ भारत के बंदरगाह हैं उनके ऊपर भी दोस्तों हमने चर्चा की थी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इंडियन ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक की शुरुआत है वो करते हैं। और आज इस टॉपिक की बात करेंगे तो हम देखिए दोस्तों, यहाँ से भारत है, इस भारत के प्रमुख पठार यानी भारत के जो प्रमुख पठार हैं इन पठारों के ऊपर चर्चा है वो करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखिए। यानी टॉपिक है आपके सामने भारत के प्रमुख पठार। भारत के प्रमुख पठार देखिए दोस्तों, भारत की बात करते हैं तो भारत में देखिए आपके सामने कौन कौन से पठार आते हैं, उनकी क्या क्या लोकेशन है, उनकी क्या क्या विशेषता है। तो दोस्तों, भारत के प्रमुख पठारों को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, भारत का आपको मानचित्र है वो बना लेना है। दोस्तों, सबसे पहला काम है आपके सामने क्या, भारत है, इस भारत का मानचित्र है वो आपको बनाना है। इस प्रकार से आपको देखिए भारत है, इस भारत का मानचित्र है वो बनाना है। इसी भारत के मानचित्र पर दोस्तों हम देखिए यहां से चर्चा करेंगे इन सभी पठारों की, कि भारत में आपके सामने देखिए कौन कौन से पठार हैं और उनकी क्या क्या आपके सामने देखिए विशेषता है वो रखी जाती है। देखिए मित्रों, यहां पर है ये आपके सामने भारत का मानचित्र, यानी यहां से आपके सामने ये है, आपके सामने देखिए भारत का मानचित्र। और इसी मानचित्र पर देखिए हम सभी पठारों की एक साथ है वो चर्चा करेंगे। देखो, ये भारत का मानचित्र है और इस मानचित्र में हम देखिए सारे पठारों को रखते हैं और उनके साथ के साथ दोस्तों हम विशेषता को भी पढ़ेंगे। देखिएगा, यहां पर है आपके सामने कौन सा राज्य, यहां पर आपके सामने कौन सा राज्य है, राजस्थान। यहां पर आपके सामने कौन सा राज्य है, गुजरात। और यहां पर आपके सामने राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। दोस्तों, इस राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश इन तीनों की सीमा पर यहां पर आपके सामने एक प्रसिद्ध पठार है। यहां पर आपके सामने एक प्रसिद्ध पठार है और इस प्रसिद्ध पठार की बात करें तो मित्रों वो पठार देखिए आपके सामने कौन सा है, तो याद रखना है मालवा का पठार। कौन सा पठार है यहां पर, तो याद रखना है मालवा का पठार। यानी मालवा का पठार कहां है, तो दोस्तों याद रखना कि मालवा का पठार राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश इन तीनों राज्यों की सीमा पर स्थित है। इस पठार की बात करें तो इनकी क्या विशेषता है, तो याद रखना है कि मालवा का जो पठार है ये आपके सामने ग्रेनाइट चट्टान है। ग्रेनाइट चट्टान, ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो दोस्तों याद रखना बेसाल्ट चट्टान, यानी जो ग्रेनाइट चट्टान है और जो बेसाल्ट चट्टान है, इस ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित आपके सामने ये पठार है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की सीमा पर जो मालवा का पठार है, ये मालवा का पठार ग्रेनाइट व बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। उसके बाद में देखिए इस मालवा के पठार की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा लावा का जमाव है वो पाया जाता है। किसका जमाव, तो याद रखना है लावा का जमाव है वो पाया जाता है। कहां पर, मालवा के पठार में। जब लावा का जमाव यहां पर पाया जाता है तो इस मालवा के पठार से दोस्तों आपके सामने चंबल नदी, कौन सी नदी, चंबल नदी। और उसके बाद में आपके सामने नदी आती है बेतवा नदी। कौन सी नदी भाई, बेतवा नदी। और बेतवा नदी के बाद में तीसरी नदी आती है आपके सामने केन नदी। तो
आपकी चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी है, ये तीनों की तीनों नदियां क्या करती है, इस मालवा के पठार से होकर के गुजरती है। जैसे यहां पर मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश से देखो चंबल नदी निकलेगी और ये चंबल नदी यहां से निकलने के बाद में मध्य प्रदेश से निकलेगी और इस मालवा के पठार से होते हुए ये राजस्थान में बहेगी और राजस्थान में बहने के बाद में ये यूपी में जाकर के इटावा मुरादगंज में किस नदी में मिल जाएगी, यमुना नदी में। उसके बाद में इसी मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल की पहाड़ी है वहां से ये बेतवा नदी निकलेगी, यहां से ये बेतवा नदी निकलेगी और यहां से मध्य प्रदेश से ये बेतवा नदी निकलने के बाद में ये नदी भी सीधी कहां जाएगी, यमुना नदी में। इस प्रकार से उत्तराखंड से ये यमुना नदी निकलती है और वो गंगा नदी में इस प्रकार से मिल जाती है। तीसरी नदी आती है आपके सामने केन नदी, तो ये केन नदी भी इसी मालवा के पठार से होकर के गुजरती है और सीधी यूपी में जाकर कौन सी नदी में मिल जाती है, तो याद रखना है यमुना नदी में। यानी यमुना की सहायक नदी है ये चंबल, बेतवा और केन नदी। ये तीनों नदियां जब मालवा के पठार से होकर के गुजरती है तो वहां पर ये सबसे ज्यादा लावा का जमाव करती है, क्योंकि लावा का जमाव इस मालवा के पठार में पाया जाता है। और ये चंबल, बेतवा और जो केन नदी है ये सर्वाधिक अवनालिका का अपरदन करती है, सर्वाधिक अवनालिका का अपरदन। दोस्तों सर्वाधिक अवनालिका अपरदन है वो कौन सी नदी के द्वारा होता है, तो याद रखना है कि सबसे ज्यादा अवनालिका अपरदन है वो आपकी चंबल नदी करती है। लेकिन यहाँ पर चंबल, बेतवा और केन नदी तीनों ही जब मालवा के पठार से होकर के गुजरती है, क्योंकि यहाँ पर लावा का जमाव पाया जाता है। जब यहाँ लावा का जमाव पाया जाता है तो चंबल, बेतवा और केन नदी जब इस पठार से होकर के गुजरती है तो वो सबसे ज्यादा अवनालिका का अपरदन करती है। और दोस्तों भारत में अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा अवनालिका का अपरदन कौन सी नदी करती है, याद रखना है चंबल नदी। कौन सी नदी, चंबल नदी। तो ये बात आपको यहां से याद करनी है। उसके बाद में इस मालवा के पठार की एक विशेषता और है कि यहाँ पर सोयाबीन की खेती है वो सबसे ज्यादा होती है। सोयाबीन याद रखना है दोस्तों कि मालवा का जो पठार है यहाँ पर कौन सी खेती होती है, सोयाबीन की खेती है वो होती है यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में। तो मालवा का पठार हमने पढ़ा कि मालवा का पठार राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। ये मालवा का पठार ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है और यहाँ पर लावा का जमाव पाया जाता है। जब यहाँ पर लावा का जमाव पाया जाता है दोस्तों तो यहाँ से चंबल, बेतवा और जो केन नदियां हैं वो नदियां इसी मालवा के पठार से होकर के गुजरती है, तो वो सबसे ज्यादा अवनालिका का अपरदन करती है। जब भारत में सबसे ज्यादा अवनालिका अपरदन पूछे तो वो कौन सी नदी करती है, चंबल नदी करती है। लेकिन यहाँ पर जब इस मालवा के पठार से ये तीनों नदियां गुजरती है तो वो अवनालिका का अपरदन है वो करती है। क्लियर ये बात। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर है आपके सामने ये गुजरात राज्य। कौन सा राज्य है यहाँ पर, गुजरात राज्य। और इस गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य में आपके सामने एक पठार आता है। क्या आता है, यहाँ पर भी एक पठार आता है और उस पठार का नाम देखिए दोस्तों आपके सामने कौन सा है, तो याद रखना काठियावाड़ का पठार। कौन सा पठार आता है यहाँ पर, तो याद रखना है काठियावाड़ का पठार। यानी काठियावाड़ का जो पठार है दोस्तों वो कहां पर है, तो याद रखना है कौन से राज्य में, गुजरात राज्य में। और इसी गुजरात राज्य में जो काठियावाड़ का पठार है वहां पर आपके सामने एक प्रसिद्ध चोटी आती है और उस चोटी का नाम है दोस्तों आपके सामने गिरनार चोटी। यानी गिरनार चोटी की बात करें तो ये गिरनार चोटी आपके सामने कहां है, गुजरात राज्य में। दोस्तों कहां है, गुजरात राज्य में। तो काठियावाड़ का पठार है ये गुजरात राज्य में है और इसी काठियावाड़ पठार के पास में गिरनार चोटी आती है। क्लियर है इतनी बात। फिर देखिए यहां पर है आपके सामने मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से इधर है आपका उत्तर प्रदेश। तो यहां पर ध्यान रखें कि यहां पर यूपी और मध्य प्रदेश,
यानी यूपी और मध्य प्रदेश की दोस्तों बात करते हैं तो यहां पर भी आपके सामने एक पठार आता है। यहां पर यानी यहां पर आपको एक पठार मिलेगा और उस पठार की बात करते हैं तो उस पठार का नाम आता है आपके सामने बुंदेलखंड का पठार। दोस्तों बुंदेलखंड का पठार, तो बुंदेलखंड का पठार आपको भारत में कहां मिलेगा, याद रखना है आपको। बुंदेलखंड का पठार है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर मिलेगा। और यहां पर ही आपके सामने भारत का एक प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम है दोस्तों झांसी। कौन सा शहर है, झांसी। तो झांसी है ये आपका बुंदेलखंड का पठार है, वहीं पर आता झांसी। लेकिन बुंदेलखंड का पठार है वो यूपी और मध्य प्रदेश इन दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है। उसके बाद भी देखो यहां पर है आपका मध्य प्रदेश और यहां पर मित्रों आपके सामने राज्य आता है कौन सा, छत्तीसगढ़। तो यहां पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो यहां पर भी आपको एक पठार मिलेगा और उस पठार का नाम है दोस्तों आपके सामने बघेलखंड का पठार। कौन सा पठार है, बघेलखंड का पठार। देखो एक है बुंदेलखंड का पठार, एक तो क्या है बुंदेलखंड का पठार है और एक आपके सामने बघेलखंड का पठार है। तो बघेलखंड का पठार तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है और बुंदेलखंड का पठार है ये यूपी और एमपी की सीमा पर है। झांसी है ये आपका बुंदेलखंड पठार के पास में आता है। क्लियर हुई बात। उसके बाद में यहां पर छत्तीसगढ़ है और इस छत्तीसगढ़ में आपके सामने देखिए थोड़ा सा भाग आपके सामने इस प्रकार से मध्य प्रदेश का भी आ जाएगा और यहां पर आपके सामने ये छत्तीसगढ़ है। और यहां पर आपके सामने एक प्रसिद्ध पठार और आता है, उस पठार का नाम है दोस्तों आपके सामने मेकाले का पठार। कौन सा पठार है दोस्तों, मेकाले का पठार। तो मेकाले का पठार अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मुख्य जो विस्तार है वो तो आपके सामने कौन से राज्य में भाई, छत्तीसगढ़ में। कौन से राज्य में, छत्तीसगढ़ में। लेकिन इसका कुछ हिस्सा है वो कौन से राज्य में आता है, मध्य प्रदेश में आता है। और इसी मेकाले के पठार की बात करें तो मेकाले के पठार में दोस्तों आपके सामने एक प्रसिद्ध चोटी आती है। क्या आती है, एक प्रसिद्ध चोटी आती है और उस चोटी का नाम आता है आपके सामने मेकाले के पठार की सर्वोच्च चोटी। यानी मेकाले के पठार की अगर आपसे सर्वोच्च चोटी पूछी जाए तो वो सर्वोच्च चोटी आपके सामने कौन सी होगी, तो याद रखना है अमरकंटक। कौन सी चोटी है दोस्तों, यहां पर अमरकंटक चोटी। और इसी अमरकंटक चोटी की बात करें तो अमरकंटक चोटी से ही देखिए आपके सामने यहां से आपके सामने एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी मेकाले के पठार से निकलकर या अमरकंटक चोटी से निकलकर देखिए ये मध्य प्रदेश में आती है, मध्य प्रदेश के बाद में आती है ये गुजरात में और गुजरात में बहने के बाद में दोस्तों सीधी अपना जल कहां पर लेकर आ जाती है, तो याद रखना है अरब सागर में। ये नदी नर्मदा नदी क्या करती है कि अरब सागर में गिरने से पहले, अरब सागर में गिरने से पहले ये एस्चुरी या जवार नद मुख का निर्माण है वो करती है। तो यहां से आपसे पूछेगा कि अमरकंटक जो चोटी है वहां से कौन सी नदी निकलती है, तो दोस्तों याद रखना है यहां से नर्मदा नदी निकलती है और यहां से निकलने के बाद में वो अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। तो मेकाले का पठार जो छत्तीसगढ़ में है वहां की सर्वोच्च चोटी है वो अमरकंटक चोटी है। और अमरकंटक चोटी की अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं दोस्तों तो इसकी ऊंचाई लगभग 1036 मीटर इनकी ऊंचाई है वो आती है। कितनी आती है, 1036 मीटर ऊंचाई है वो अमरकंटक चोटी की है जो आपकी मेकाले के पठार में आती है। और इसी अमरकंटक चोटी से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। इस नर्मदा नदी से देखें तो देखिए मेकाले के पठार अमरकंटक चोटी से देखें तो वहां से तो देखिए कौन सी नदी निकल गई, नर्मदा नदी निकल गई।
लेकिन नर्मदा नदी के अलावा देखा जाए तो दोस्तों यहां से आपकी सोन नदी भी निकलती है, और सोन नदी के अलावा यहां से दोस्तों महानदी भी निकलती है। कौन सी नदियां निकलती है यहां से? नर्मदा, सोन और महानदी। देखिए ये तीन नदियां मेघालय के पठार से होकर के गुजरती है या यहां से ही निकलती है। मान लेते हैं कि यहां से देखिए आपके सामने ये मेघालय का पठार है, मान लेते हैं कि यहां पर ये आपके सामने मेघालय का पठार है। यहां से मैं आप लोगों के सामने इसको क्लियर कर देता हूं। मेघालय का पठार यानी मेघालय का जो पठार है, इस मेघालय के पठार की अगर हम स्थिति देखें तो इसका कुछ हिस्सा है वो तो आपका मध्य प्रदेश में, और कुछ हिस्सा यानी कुछ से ज्यादा यानी ज्यादा हिस्सा इसका कहां है? छत्तीसगढ़ में। तो इधर तो आपके सामने मध्य प्रदेश और इधर आपके सामने ये राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़। तो यहां पर ये फैला हुआ है। इस मेघालय के पठार की ये दिशा तो मानी जाएगी उत्तर दिशा, और ये दिशा मानी जाएगी आपके सामने दक्षिण दिशा, और ये दिशा हो जाएगी पूर्व, और ये दिशा ये दिशा कौन सी हो जाएगी? पश्चिम दिशा। तो मेघालय के पठार की ये दिशा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये हो गई पश्चिम। इस मेघालय के पठार की अगर हम उत्तर दिशा की बात करें तो उत्तर दिशा से तो देखिए दोस्तों कौन सी नदी निकलती है? उत्तर दिशा से देखा जाए तो यहां से तो दोस्तों आपके सामने सोन नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी। तो सोन नदी तो मेघालय के पठार के उत्तर दिशा से निकलती है, और वहां से निकलने के बाद में ये सोन नदी तो जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। कहां पर मिल जाती है? गंगा नदी में। और उसके बाद में देखिए यहां पर देखें इसका जो दक्षिणी पूर्वी जो भाग है, इस दक्षिणी पूर्वी भाग से देखा जाए दोस्तों तो यहां से देखिए कौन सी नदी निकलती है? तो यहां से आप ध्यान रखेंगे कि यहां से महानदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? महानदी, जो छत्तीसगढ़ से मेघालय के पठार छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद में ये नदी क्या करती है? आपके सामने छत्तीसगढ़ से ओडिशा राज्य में आ जाती है। यानी कौन से राज्य में आ जाती है? ओडिशा राज्य में। और ओडिशा राज्य में ये हीराकुंड बांध का निर्माण करने के बाद में, हीराकुंड बांध का निर्माण करने के बाद में ये नदी सीधी अपना जल कहां गिर देती है? ये बंगाल की खाड़ी में। कहां गिर देती है अपना जल? बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद में इसका यहां से पश्चिमी भाग देखा जाए दोस्तों तो यहां से पश्चिमी भाग से यहां से आपके सामने देखो कौन सी नदी निकलती है? तो यहां से आपकी ये नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी नदी? मेघालय के पठार के पश्चिमी भाग से नर्मदा नदी निकलती है, और ये नर्मदा नदी यहां से निकलने के बाद में मध्य प्रदेश और गुजरात में बहने के बाद में ये आपकी अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो मेघालय के पठार से जो महानदी निकलती है वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, और जो पश्चिम से जो नदी नर्मदा नदी निकलेगी वो अरब सागर में जाकर के गिरेगी, और सोन नदी जो उत्तर दिशा से निकल रही है वो जाकर के गंगा नदी में मिल जाएगी। क्लियर हुई इतनी बात? तो ये आपको याद रखना है, मेघालय का पठार जो छत्तीसगढ़ में, इसकी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक चोटी है जिसकी ऊंचाई 1036 मीटर है, और इस अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी निकलती है, और मेघालय के पठार से नर्मदा, सोन और महानदी निकलती है, जो मैंने आपको यहां से क्लियर कर दिया कि इस पठार के उत्तर दिशा से सोन नदी, और दक्षिण पूर्व से महानदी, और पश्चिम से नर्मदा नदी निकलती है। और इस पठार को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं दोस्तों कि मेघालय का जो पठार है इसको ऐसे याद रखो, मेघालय की छत। किसकी छत है? मेघालय की छत है, और मेघालय की छत से सोमन नदी निकलती है। कौन सी नदी? सोमन नदी निकलती है। ऐसे याद कर लेना कि मेघालय की छत से सोमन नदी निकलती है। तो यहां पर मेघालय का मतलब तो हो जाएगा मेघालय का पठार, और मेघालय का पठार कहां है? तो यहां लिखा है छत। छत का मतलब छत्तीसगढ़।
मेघालय का पठार है ये छत्तीसगढ़ में। यहां से देखिए सोमन नदी निकलती है। सोमन का मतलब, सो का मतलब तो हो जाएगा देखो सोन नदी, और मैं का मतलब हो जाएगा महानदी, और नय का मतलब हो जाएगा नर्मदा नदी। ऐसे आपको याद है वो करना है। कर लोगे ऐसा? अरे कर लोगे ना ऐसा। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहां पर आपको एक पठार और मिलेगा इस प्रकार से। यहां पर आपको एक पठार और मिलेगा, और इस पठार का नाम होगा आपके सामने दंडकारण्य का पठार। कौन सा पठार मिलेगा यहां पर आपको? दंड का अरण्य का पठार। अब दंडकारण्य का जो पठार है दोस्तों, ये दंडकारण्य का पठार भारत में कौन कौन से राज्य में आता है? तो देखिए ज्यादा इसका विस्तार है वो तो कहां मिलेगा? छत्तीसगढ़ में। कहां मिलेगा? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ से इधर देखिए आपको पता है कौन सा राज्य है? ओडिशा। और ओडिशा से इधर देखें तो इधर आपके सामने कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से इधर देखा जाए तो कौन सा राज्य आता है? तेलंगाना। और तेलंगाना से इधर देखें दोस्तों तो यहां पर कौन सा राज्य आता है? महाराष्ट्र। यानी दंडकारण्य का जो पठार है, जिसका ज्यादा विस्तार तो छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये कौन कौन से राज्य में फैला है? छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, आपका ओडिशा राज्य में फैला हुआ है, आपका ये आंध्र प्रदेश राज्य में फैला हुआ है, इसके अलावा ये तेलंगाना राज्य में फैला हुआ है, और तेलंगाना के अलावा दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। कौन सा पठार? दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध जनजाति पाई जाती है। यहाँ की एक प्रसिद्ध जनजाति है, और उस जनजाति का नाम है दोस्तों गोंड जनजाति। कौन सी जनजाति है यहाँ पर? गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति है, ये कौन से पठार में पाई जाती है? दंडकारण्य का पठार है वहां पर ये पाई जाती है। और ये पठार वर्तमान में नक्सलवाद की समस्या से ग्रसित है। यानी वर्तमान में देखिए ये दंडकारण्य का जो पठार है ये नक्सलवाद की समस्या से ग्रसित है। नक्सलवाद की समस्या से ग्रसित है। ये भी चीज आप यहां से ध्यान है वो रखेंगे। तो मैंने आपको देखिए कम से कम 5 या 6 पठार हैं वो आपके सामने रखे। सबसे पहले पठार रखा हमने मालवा का पठार। मालवा का पठार है ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की सीमा पर है। ये मालवा का पठार जो आपके सामने ग्रेनाइट व बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। यहाँ पर सबसे ज्यादा लावा का जमाव पाया जाता है। इस मालवा के पठार से चंबल, बेतवा और केन नदियां है वो गुजरती है। और जब ये नदियां इस मालवा के पठार से होकर गुजरती है तो ये सबसे ज्यादा अवनालिका का अपरदन करती है। और भारत में सबसे ज्यादा अवनालिका का अपरदन है वो कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है। और ये चंबल नदी राजस्थान के कोटा जिले में सबसे ज्यादा अवनालिका का अपरदन करती है। इस मालवा के पठार में देखें तो यहाँ पर सोयाबीन की खेती है वो की जाती है। यानी इस वाले क्षेत्र में सोयाबीन की खेती है वो की जाती है। फिर मैंने कहा कि यहाँ पर एक पठार है जिसका नाम है काठियावाड़ का पठार। ये काठियावाड़ का पठार कहां पर है? गुजरात में है। और गुजरात में यहाँ की प्रसिद्ध चोटी है गिरनार चोटी। कौन सी चोटी है दोस्तों? गिरनार चोटी है। और उसके बाद में मैंने आपको 2 पठार एक साथ बताए। एक बुंदेलखंड का पठार है और एक आपके सामने बघेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड का पठार है ये तो आपका मध्य प्रदेश और यूपी है, इन दोनों की सीमा पर है। तो यूपी और एमपी की सीमा पर जो बुंदेलखंड का पठार है वहां पर ही आपका भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? झांसी। वो झांसी यहीं पर स्थित है। उसके बाद में आता है बघेलखंड का। देखिए बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड का पठार है ये आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है। फिर मैंने बुंदेलखंड और बघेलखंड के बाद में दोस्तों कौन सा पठार बताया है? मेकाले का पठार। और मेकाले का पठार कहां है? छत्तीसगढ़ राज्य में। और इस मेकाले के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमरकंटक चोटी है।
अमरकंटक चोटी की ऊंचाई 1036 मीटर है। कितनी है? 1036 मीटर। इस अमरकंटक चोटी से देखिए नर्मदा नदी निकलती है, जो भारत के अक्वा तंत्र को दो भागों में अलग करती है। एक भाग तो हो जाएगा आपके सामने हिमालय का अक्वा तंत्र और दूसरा हो जाएगा प्रायद्वीपीय भाग का अक्वा तंत्र। दोस्तों, जब आपको मैं भारत का अक्वा तंत्र पढ़ाऊंगा तो वहां पर यह चीज भी आपको क्लियर है वो करूंगा। उसके बाद में मैंने कहा कि जो मेघालय का पठार है वहां से नर्मदा नदी के साथ साथ सोन नदी और मा नदी, ये तीनों नदियां मेघालय के पठार से निकलती है। तो मैंने कहा कि मेघालय के पठार के उत्तर दिशा से सोन नदी निकलती है, जो जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। दक्षिणी पूर्वी भाग से महानदी निकलती है और वहां से निकलने के बाद में ओडिशा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। और पश्चिम भाग से नर्मदा नदी निकलती है, जो मध्य प्रदेश और गुजरात में बहने के बाद अरब सागर में गिर जाती है। और यहाँ पर मैंने याद करने के लिए बताया कि मेघालय की छत से सोमन नदी निकलती है। यानी मेघालय की छत से क्या निकलती है? सोमन नदी निकलती है। तो सोमन का मतलब सो से सोन नदी, मैं से महानदी, न से नर्मदा नदी। और मेघालय की छत का मतलब हो जाएगा कि मेघालय का पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। क्लियर हुई इतनी बात? फिर मैंने कहा आपसे कि एक पठार है जिसका नाम है दंडकारण्य का पठार। तो दंडकारण्य का पठार क्रम से आ जाओ, छत्तीसगढ़, इधर आ जाओ ओडिशा, इधर आ जाओ आंध्र प्रदेश, इधर से तमिलनाडु और इधर से महाराष्ट्र। इन सब की अगर हम स्थिति देखें, इन सब की स्थिति देखें तो यहां पर आपको कौन सा पठार मिलेगा? दंडकारण्य का पठार मिलेगा, जहां पर आपको एक जनजाति मिलेगी जिसका नाम है गोंड जनजाति। ये गोंड जनजाति दंडकारण्य का पठार है, वहां पर पाई जाती है। और इस दंडकारण्य का पठार की बात करें तो ये नक्सलवाद की समस्या से वर्तमान में क्या है? ग्रसित है। तो ये पठार हमने आज यहां पर इस वीडियो के माध्यम से पढ़ ली। आगे हम छोटा नागपुर का पठार है उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। छोटा नागपुर के पठार के अलावा हम देखिए विदर्भ का पठार है, कासना का पठार है, इन सब के पठारों की हम देखिए दोस्तों चर्चा है वो करेंगे। तो आज के लिए तो आप इतने पठारों की पहले सूची तैयार कीजिए। आप इनको अपनी जो रफ रजिस्टर या फेयर कॉपी है उसमें आप इनको लिखिए और साथ के साथ दोस्तों आप इनको याद है वो कीजिए, ताकि आपके साथ के साथ नोट्स हैं वो भी तैयार होते रहें। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो था भारत के प्रमुख पठारों का, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को इसे अधिक से अधिक शेयर है वो जरूर करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाएं, ताकि यहां से जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी भारत के प्रमुख पठारों के हम आगे चर्चा है वो करेंगे। तो बने रहेगा आप इस चैनल के साथ, लगातार आपको इसी तरीके के वीडियो हैं वो बार बार मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों।